जब से अमेरिका के अंदर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर का इलेक्शन जीता, एक बार फिर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खुलकर सामने आई है। और बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी एक लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, क्या इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है लेफ्ट विंग और राइट विंग का, और फिर इनका ओरिजिन क्या है, क्या इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कहाँ से ये शब्द, कहाँ से ये वर्ड निकल कर सामने आए, और फिर आज की डेट में किस फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, क्या बिलीव्स हैं राइटिस्ट के, लेफ्टिस्ट बिलीवर्स के, क्या एक्चुअली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर, क्या क्या इनके बिलीव्स है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दो वर्ड है हमारे पास, लेफ्ट विंग है और राइट विंग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप टीचर हैं और क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हिस्सा है जो राइट की तरफ बैठा हुआ है और एक ग्रुप या एक हिस्सा क्लास का वो जो लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है। अब जो लेफ्ट वाला है वो ये चाहता है कि क्लास के अंदर कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। लेकिन जो राइट विंग है, राइट ग्रुप है, राइट साइड की तरफ बैठा है क्लास का हिस्सा, वो ये चाहता है कि हमें पुराने रूल्स के ऊपर ही चलना चाहिए, जो पहले स्कूल के अंदर रूल्स बने हुए हैं, जो प्रिंसिपल ने रूल्स बनाए, हमें उसके ऊपर ही चलना चाहिए। लेकिन लेफ्ट विंग ये चाहता है कि हमें कुछ नए रूल्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड कर रही हैं, हमें नए रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। सो ये मेन डिफरेंस होता है एक जनरल सा लेफ्ट विंग और राइट विंग का। अब जिस तरह मैंने बात की, क्लास को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। राइट विंग वो होते हैं जो अपने ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर चलना चाह रहे होते हैं। लेकिन लेफ्ट विंग वो होता है जो इनोवेटर होता है, रेवोल्यूशनरी माइंडसेट होता है और नई नई चीजों को लागू करना चाह रहा होता है, नए रूल एंड रेगुलेशन चाहता होता है। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के अंदर जो लेफ्ट विंग होता है उसे हम लिबरल्स माइंडसेट भी कहते हैं। ऑन दी अदर एंड जो राइट विंग होता है उसे हम कंजर्वेटिव माइंडसेट कहते हैं। अब लिबरल माइंडसेट ये वो ऐसा माइंडसेट होता है जो सोसाइटीज के अंदर चेंज आता है, तब्दीली चाहता है, रेवोल्यूशनरी माइंडसेट होता है इनका, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है, हेल्थ, एजुकेशन और दीगर चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। और एट द एंड अगर मैं बात करूं तो इनका जो एजेंडा होता है वो इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर ये लिबरल माइंडसेट काम करता है। दूसरी तरफ जो राइट विंग होता है ये कंजर्वेटिव माइंडसेट ग्रुप होता है। अब कंजर्वेटिव माइंडसेट ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो सिर्फ नेशनलिज्म एजेंडे के ऊपर काम करता है, यानी अपने देश के लेवल तक ही काम करता है और ज्यादा टैक्सेस नहीं बढ़ाता। यानी ये इनका ये माइंडसेट होता है कि हम ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते, लो टैक्स के ऊपर ये काम करता है। फिर फैमिली ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के हवाले से ये काम करता है। सो ये सारी चीजें जो मेन एक सिंपल सा डिफरेंस है लेफ्ट विंग और राइट विंग, यानी लिबरल माइंडसेट और कंजर्वेटिव माइंडसेट के अंदर, ये मेन डिफरेंस है। अब क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका बैकग्राउंड है, इसके बारे में जानते हैं। अब ये बात है 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से, कि जब फ्रेंच असेंबली के अंदर अपने किंग को लेकर, यानी उसकी पावर्स को लेकर लोगों के अंदर और असेंबली के अंदर डिस्कशन शुरू हुई। एक ग्रुप था जो राइट साइड की तरफ बैठा हुआ था और एक ग्रुप था जो लेफ्ट साइड की तरफ बैठा हुआ था अपनी किंग्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अब जो लेफ्ट साइड जो माइंडसेट था, लेफ्ट विंग था जो असेंबली के अंदर बैठा हुआ था, उनका ये मानना था कि किंग्स की पावर्स को इक्वली लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ना कि एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो राइटिस्ट ग्रुप था, उनका ये कहना था कि हमें अपनी सारी पावर अपने किंग को ही देनी चाहिए, ना कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, सारी पावर्स किंग के पास होनी चाहिए। सो सिंपली यहाँ पर दो एजेंडा बन गए, दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो अपने किंग की सपोर्ट में काम कर रहा था और एक ग्रुप वो था जो अपने किंग की सपोर्ट में काम नहीं करना चाह रहा था, बल्कि वो ये चाहता था कि किंग की जितनी भी पावर है उसको इक्वली लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रेंच के अंदर उनकी गवर्नमेंट आई, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे। यानी ऐसे समझिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई तो उसके बाद ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो एक आइडियोलॉजी मैक्सिमम हद तक खत्म हो चुकी थी। यानी पहले जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर, लिटरेचर के अंदर इसको मैक्सिमम यूज किया जा रहा था दो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई तो मैक्सिमम हद तक ये पूरी आइडियोलॉजी खत्म हो। उसके बाद आता है साल 1814, यानी
फ्रांस के अंदर फिर मोनार्की सिस्टम उभर कर सामने आता है। अब मोनार्की सिस्टम के बारे में अगर आपको बताऊं तो मोनार्की सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जब किसी देश के अंदर एक ही फैमिली पूरे देश को कंट्रोल कर रही होती है। यानी पहले अगर फादर पूरे देश के ऊपर गवर्नमेंट कर रहा होता है, फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये एक पूरा सिस्टम चलता रहता है जिसे हम मोनार्की सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये 1814 के अंदर जब मोनार्की सिस्टम उभर कर सामने आया और फ्रांस के अंदर फिर मोनार्की सिस्टम आया, तो फिर ये दोनों आइडियोलॉजी यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग उभर कर सामने आया। अब उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है, ये आइडियोलॉजी फ्रेंच के लिटरेचर के अंदर, उनकी डेली लाइफ के अंदर बिल्कुल ऐसे समा चुकी थी और पेनिट्रेट कर चुकी थी, उनके न्यूज़पेपर, लिटरेचर, मैगजीन्स के अंदर रच बस चुकी थी। और एक ऐसा एजेंडा कायम हो चुका था, यानी फ्रांस के अंदर उस वक्त सिर्फ दो ही एजेंडे थे, या तो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट होता था, या एक्सट्रीम राइट होता था। यानी या तो वो लोग होते थे जो अपने किंग की सपोर्ट में काम करते थे, या फिर अपने किंग की सपोर्ट में काम नहीं करते थे। लेकिन अब उसके बाद आता है ईयर 1823, जब थॉमस जेफरसन, जो अमेरिकन एक प्रेसिडेंट है और राइटर भी हैं, ये अपनी एक बुक में दो फ्रेंच वर्ड यूज करते हैं, कोट ड्रोट यानी राइट साइड, और कोट गोची यानी लेफ्ट साइड। यानी इनके अकॉर्डिंग ये दोनों वर्ड्स यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग सिर्फ एक लेबल है जो डिफरेंट पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। यानी लेफ्ट विंग वो होती है जो अपनी किंग, अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम नहीं करना चाह रही होती, यानी अपनी गवर्नमेंट को ये चाहती है कि आप जितने भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, फ्री एजुकेशन करो, हेल्थ फॉर ऑल करो, ये सारी चीजें करो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने डिटेल से बात की कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का क्या क्या एजेंडा होते हैं। जो लेफ्ट विंग होता है ये इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर काम करता है, राइट विंग है नेशनलिज्म एजेंडे के ऊपर काम करता है। बड़ी डिटेल के साथ हमने बेसिक लेवल से हमने इस चीजों को समझा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में 2025 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या एजेंडे होते हैं। अब बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो क्या टोटली कोई भी पार्टी, कोई भी देश राइट विंग या लेफ्ट विंग हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी देश या कोई भी पार्टी कंप्लीटली तौर पर राइट विंग या लेफ्ट विंग नहीं होती, बल्कि कोई भी देश कभी भी लेफ्ट विंग और राइट विंग नहीं होता, बल्कि कोई भी पार्टी लेफ्ट विंग और राइट विंग हो सकती है। यानी मैक्सिमम देश की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी वो दोनों एजेंडों को ही सपोर्ट करते हैं, यानी वो सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट एजेंडे ही को फॉलो करते हैं, दोनों एजेंडों को ही फॉलो करते हैं, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को साथ लेके चला जा सके। बहुत शुक्रिया आपका।